नमस्कार। थिंक 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आप देख रहे हैं सिविल लाइंस। सिविल लाइंस में आज बात एक ऐसे अधिकारी से जिन्होंने छात्र जीवन से राजनीति भी की, प्रशासनिक अधिकारी रहे। उससे पहले उन्होंने लेक्चरर के तौर पर भूमिका निभाई और आखिरकार वो मणिपुर के डीजी रहे और डीजी से रिटायर होने के बाद वो सामाजिक कार्यों में लगातार संलग्न है। जी हाँ, बात हो रही है 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री के राम से। के राम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है थिंक 360 पर। सिविल लाइंस में हम उन अधिकारियों से बात करते हैं जो नीति नियामक की भूमिका में होते हैं। हम उन सिविल सोसाइटी के लोगों से बात करते हैं जो कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं सरकार को, सरकार के कामकाज को। आपकी बड़ी भूमिका रही है। मैं देख रहा था आपका जन्म सिंघर, एक नागौर के पास में एक छोटी सी जगह है, तो उसमें बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ और वहां से आप निकल करके आपने एक बड़ी यात्रा की और डीजी से रिटायर होने के बाद भी आप रिटायर सर्विस से हुए, लेकिन आप लगातार अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे दर्शकों की जिज्ञासा होगी कि आपका बचपन कितना संघर्ष में रहा, किस तरह से आपने अपने आप को खड़ा किया, पूरे परिवार को खड़ा किया। सत्तावत जी, बचपन में जो जीवन का संघर्ष रहा, एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसान परिवार से आता हूँ। वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि बचपन में अगर किसी बालक को संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़े तो उसकी नींव मजबूत हो जाती है और बड़ा होकर वो विकट परिस्थितियों में भी इजीली सकम नहीं करता, कोलैप्स नहीं करता, डिप्रेशन में नहीं जाता। तो ये एक उपलब्धि है। और आज भी जब मैं स्कूल में, कॉलेज में बच्चों से बात करता हूँ या पेरेंट्स से करता हूँ, तो यही सुझाव देता हूँ कि बच्चे को आप चैलेंज दीजिए, संघर्ष दीजिए, कठिन परिस्थिति से जूझने दीजिए, ताकि वो लर्न कर ले कि टाइट सिचुएशन में ओवरकम कैसे करना है। केराम साहब को मैं जानता हूं एक ऐसे अधिकारी के तौर पर जिनका जिक्र एक पुलिस अधिकारी थे राजस्थान पुलिस के, उन्होंने मुझे बहुत साल पहले किया था। घटना सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन की थी और उन्होंने बताया कि एक बेंच के ऊपर एक दाढ़ी वाले बाबा सोए हुए थे, सिराने बेग लगा करके, और शायद कहीं यात्रा पे आप निकले हुए थे और वो आते हैं, आपको हटा करके खुद बैठते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि एक आईपीएस अधिकारी है, ज्वाइंट डायरेक्टर थे उस वक्त यहीं पे आईबी। तो इतनी बड़ी स्थिति, बड़े स्टेटस पर जाने के बाद इतना साधारण होना, ये बहुत मुश्किल बात होती है और खास तौर पर अपने परिवार को और आगे बढ़ाना वो और भी मुश्किल बात होती है। आपके भाई शिक्षा के क्षेत्र में है, आरपीएससी के मेंबर रहे के आर बगड़िया साहब, एक आरएस अधिकारी हैं, एक गेल में है आपके परिवार से, तो इनको आपने किस तरह से तैयार किया? देखिए सत्तावत जी, जो मेरी जीवन यात्रा रही, करीब करीब वही एक आम भारतीय की होती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से पहला व्यक्ति जो तालीम हासिल करी और क्लास 1 सर्विस में आरएस टॉप करने के बाद आईपीएस बना, तो मेरा ये था कि नंबर 1, परिवार के बाकी भाई भी ज्यादा पीछे नहीं रहे, और दूसरा वो जो विकास की प्रक्रिया है उनकी भी भागीदारी करें। तो मणिपुर काडर लौट होने के बाद मैं सभी भाई बहन को अपने साथ ले गया और वहाँ अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और गाइड करके उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की। जो मेरे से तुरंत बाद वाले हैं, मनीराम जी, आश्चर्य की बात कि उन्होंने 9 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी आर्थिक कारणों से, फिर वापस पढ़ाई शुरू की और क्लास में फर्स्ट पोजीशन आ गई। तो अभी वो आरएस ऑफिसर हैं भीलवाड़ा में, मनीराम जी बगड़िया। दूसरे के आर बगड़िया जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आरपीएससी मेंबर रहे। तीसरे मधुकर जी हैं जो बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, एमटेक। और चौथी सिस्टर है जो गेल में ऑफिसर है। सिस्टर का भी बड़ा वो है कि बचपन में उनकी शादी हो गई थी और 11 साल की उम्र में स्कूल गई पहली बार। तो इनिशियल 2-2 साल, 2-2 क्लास 1 साल में करके वो बनी। एक ब्रदर दानिक्स में है, जॉइंट सेक्रेटरी श्रवण बगड़िया।
एक भाई गांव में रहता है, वहीं पे पेट्रोल पंप स्कूल देखता है। केराम साहब के लिए कहा जाता है कि किसी भी सक्सेस पे वो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। आप आईपीएस बने, मणिपुर में रहे, मणिपुर के अलावा कई राज्यों में आपने सेवाएं दी। यहाँ भी आप आईबी में रहे, इंटेलिजेंस में रहे, और ग्रामोत्थान संस्थान की भी आपने शुरुआत की, नागौर में की, सीकर में की। एजुकेशन के सेक्टर में आपके भाई हैं के आर बगड़िया साहब, एसकेआईटी उन्होंने शुरू की, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी शुरू की। तो इनकी तरफ रुझान की वजह क्या रही? वो जो बचपन का संघर्ष था वो? एक तो मेरा अपना संघर्ष, दूसरा जब मैं मणिपुर काडर में था तो वहां देखा कि बालिका शिक्षा का लेवल अपने राजस्थान से कई गुना आगे है। और फिर ये देखा कि अगर हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आम आदमी के आगे बढ़ने का जरिया ये है कि शिक्षा के माध्यम से, जैसे केरल की बच्चियां नर्स जाके जर्मनी में काम करती है, या झुंझुनू के मिस्त्री लोग दुबई में काम करते हैं। तो शिक्षा एक माध्यम है जिसमें आगे बढ़ने का जरिया आम आदमी को मिलता है। वही रास्ता नागौर सबके लिए खोलने के लिए वहां जब नाथुराम जी एमपी साहब थे, उनसे बात करी, और एक किसान छात्रावास के नाम से भूमि स्टेट गवर्नमेंट की अवेलेबल थी, फिर उसमें सहयोग करवा के, और अभी वहाँ पे ग्रामोत्थान विद्यापीठ नाम से संस्था खड़ी है। वो बालिका की रेजिडेंशियल स्कूल है, 36 कौम की बालिकाएं पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, बीएड कॉलेज भी है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल है, कामकाजी महिला छात्रावास है। और सबने योगदान दिया और उससे हजारों बच्चियां निकली है, आगे सफल हुई है। तो वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा, और उससे बड़ा फायदा ये हुआ कि उस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद नकल के तौर पे सभी समाज ने और सभी जिलों ने उसको रेप्लिकेट किया, बाड़मेर में भी, सीकर में भी, और जगह पे भी। और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जनरेट हुई कि गांव की बच्ची भी अच्छी तालीम हासिल कर सकती है और वो बाहर निकल सकती है। और ये 93 की बात है, जब पहली बार भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने पंचायती राज में और नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया। तो उससे बिल्कुल मोमेंटम मिला। और आपको आश्चर्य होगा कि नागौर जैसी जगह में आज से 30 साल पहले महिलाएं घूंघट में रहती थी। आज वो घूंघट कहीं पीछे रह गया, और नौकरियों में, पंचायती राज में, सब जगह महिलाएं अग्रणी रोल ले रही है। अच्छा, आपने छात्र राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाई है। आप स्कूली जीवन से लेकर के, और जब एमए कर रहे थे आप इकोनॉमिक्स में, उस वक्त भी छात्र परिषद के अध्यक्ष रहे, स्कूल में भी रहे। जी, मैं 10वीं क्लास में वासनी स्कूल में जब नागौर के पास पढ़ता था, वहाँ भी छात्र परिषद का अध्यक्ष रहा, और यहाँ एमए जब इकोनॉमिक्स जयपुर से कर रहा था तब भी रहा। मगर हमारे जमाने की राजनीति में एक अलग तरह का परिप्रेक्ष्य था। पढ़ाई की तरफ रुझान, सबको पढ़ाई की तरफ मोड़ना, टीचर्स की इज्जत करना, कोऑपरेट करना। और मगर वो भी एक फील्ड है, अच्छा तजुर्बा रहा और यूथ से जुड़ने का। और उसके बाद आप इकोनॉमिक्स के लेक्चरर? जी, मैं यहाँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का जयपुर में टॉपर था। तो तुरंत उसके बाद अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज में व्याख्याता रहा। 2 साल बाद फिर मैंने आरएस टॉप किया, 2 साल आरएस में रहा। और उसके बाद में आप आईपीएस में चला गया। लेकिन आमतौर पे होता है कि राम साहब की आरएस टॉपर जो होता है, अगर वो आईपीएस सेलेक्ट हो और उसको यूटी कैडर मिल जाए या कैडर प्रॉपर नहीं मिले, तो वो फिर प्रीफर करता है कि स्टेट में रहे। आपने ये डिसीजन? उसमें सकता साहब, देखो, जीवन में 2 तरीके होते हैं कि एक तो आप सेफ विकल्प लें, दूसरा एक जो ज्यादा चैलेंजिंग विकल्प है, वो रिस्की है लेकिन वो लिया। तो मेरे को भी ये ऑप्शन था कि मैं राजस्थान में कंटिन्यू करूं। मेरे साथ के राजस्थान में भी आरएस से आईएएस बने वगैरह वगैरह, बट आई डिलिबरेटली चोज मोर चैलेंजिंग दिस थिंग कि मणिपुर में इंसर्जेंसी भी थी और भी थी। फिर मैं वहां गया, मैं 10 साल वहां रहा, और मैं एनएससीएन के हिट लिस्ट पे भी रहा, गैलेंट्री मेडल भी मिला। तो आई फील कि इट वाज अ गुड डिसीजन, आई हैव नो रिग्रेट्स, एंड आई विल रिकमेंड टू अदर्स आल्सो कि लाइफ में जहां भी आपका क्रॉस सेक्शन है, चूज मोर चैलेंजिंग ऑप्शन। मणिपुर में उस वक्त उग्रवाद जोरों पे था जब आपकी पोस्टिंग वहां थी। किस तरह की परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ा? अब तो काफी कुछ भारत सरकार ने उसको समेट लिया है,
उस जमाने में इंसर्जेंट्स का अपर हैंड था, उनको अपन अलगाववादी कह सकते हैं। वो आम नागरिक से, बिजनेसमैन से, सरकारी कर्मचारी सबसे एक्सटोर्शन करते थे और उनका बोलबाला था। फौज भी वहां लगी हुई थी, पुलिस भी उसी में जुट रही थी। और एक NSN के एनकाउंटर में क्योंकि उनका एक आदमी मारा गया और उनका कुछ नुकसान हुआ, तो इसलिए उन लोगों ने हमें वापस हिट लिस्ट में भी लिया। तो उसका प्लस पॉइंट मैं ये मानता हूँ, अगर जीवन में आपने बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर चुके हो तो फिर जीवन की छोटी मोटी समस्याएं आपके लिए समस्या नहीं रहती और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, संघर्ष की क्षमता बढ़ जाती है, दूसरों को भी आप ज्यादा अच्छे से गाइड करके कोऑपरेट कर सकते हो। लेकिन एक रेतीले थार से, रेगिस्तान से जाकर के उन वादियों के बीच में, मणिपुर के विकट हालातों के बीच में काम करना डिफरेंट तो रहा होगा, चैलेंजिंग भी रहा होगा। जी, वो तो खैर जैसे अपने यहाँ के सिपाही फौज में भर्ती होते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भी अपने लोग बाहर गए, अभी भी लड़ते हैं सब जगह। तो मनुष्य की जो क्षमता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने की और उसमें संघर्ष करने की, वो रहती है। नोवेल्टी का भी अपना एक आनंद है, तो वो अच्छा तजुर्बा रहा। मैं वहाँ 10 साल तक रहा, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में आ गया। उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में फिर 25 साल तक मैंने काम किया। उस समय जयपुर में भी, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, पंजाब हरियाणा में भी कई जगह मैंने पोस्टिंग करी। तो एक ऑल इंडिया एक्सपोजर मिला कि देश में कहाँ कैसी स्थिति है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो उसका आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडर हो जाता है, तो दैट इज एडवांटेज। आप जब आईमी में थे उन्हीं दिनों में एक अलग तरह का जो आंतरिक दिक्कतें हैं वो काफी बढ़ गई थी। हाँ, खासतौर पर सीमी का नेटवर्क हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक दौर था, लगभग आप यूं माने कि 2001 से लेके 2010 के बीच का। भारत में बहुत सारी गतिविधियां, जिसको अपन मुस्लिम मिलिटेंट्स कह सकते हैं, उनके द्वारा हुई। सीमी उसमें से एक था, SIO भी था, बाद में IM का मॉड्यूल आया और बहुत सारी घटनाएं हुई। बड़ी मुश्किल से भारत सरकार उसको किया। अभी आज एक खुशी की बात है कि वो लेवल काफी अंडर कंट्रोल आ गया है। वो राष्ट्र के लिए वाकई में चैलेंज था। और उस दौरान मैंने पंजाब डेस्क पे भी काम किया। VP सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे और खालिस्तान मूवमेंट एक तरह से पीक पे था। तो एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि अब करें क्या। फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आर्मी ने, इंटेलिजेंस ने, सबने मिलके उसको ओवरकम किया। कहते हैं कि चंद्रशेखर ने बड़ी भूमिका निभाई खालिस्तान आंदोलन को ठीक करने। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर जी हालांकि एज ए PM तो शॉर्ट रहे, लेकिन उनका वर्किंग शैली बड़ी गो गेटर की थी। क्विक डिसीजन है, कार्यशैली जो है उस मामले में ठीक रहे। मुझे ब्रिटेन जाने का मौका मिला और वहां पर पता चला कि जो 4 महीने का कार्यकाल था चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री के तौर पर, उसी दौरान उन्होंने खालिस्तान के कई जो आंदोलनकारी थे उनसे संपर्क बना करके चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। बिल्कुल। ये जो अपन राष्ट्रीय सुरक्षा में हल निकालते हैं, तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हल यह है कि बाई फोर्स उनको ओवरकम किया जाए। दूसरा मेथड जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रोल अदा करता है, जिसको अपन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बोलते हैं, कि उन्हीं के कुछ आदमियों को विनोवर किया गया, उनको कन्विंस किया गया, उनको राष्ट्रीय धारा में लाया गया, उससे भी समस्या हैंडल होने में मदद मिली। तो वो सेकंड विकल्प चंद्रशेखर जी के टाइम में काफी महत्वपूर्ण तरीके से हुआ। आपकी बड़ी भूमिका रही है, आप अलग अलग राज्यों में रहे IB में। अभी आपको क्या चैलेंज दिखता है जो इंटरनल अगर बात करें हमारे राष्ट्र? देखिए, इंटरनल में खालिस्तान वाला जो चैलेंज था वो भी आज थोड़ा कम तो जरूर हो गया, लेकिन अभी कुछ समय से वापस पंजाब में कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि बाहर लेता है, तो उसको वॉच करने की जरूरत है। इस्लामिक मिलिटेंसी वाला भी एक ऐसा है कि जो वापस कभी भी उभर सकता है, उसमें भी वॉच रखने की जरूरत है। नक्सलाइट मूवमेंट जिन राज्यों में है वो चैलेंज है।
नॉर्थ ईस्ट में जो अलगाववादी एलिमेंट्स हैं वो चैलेंज भी अभी भी है। और छोटे छोटे संगठन जैसे मान लीजिए कोई लेबर यूनियंस हुई, दूसरे हुए डिसग्रंटल एलिमेंट्स हुए, उनका भी इस्टेब्लिशमेंट को एक खतरा रहता है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्निंग इस्टेब्लिशमेंट को उन सब की तरफ वॉच तो रखना पड़ेगा। अब रिटायरमेंट के बाद में आप पूरी तरह से वापस सामाजिक कार्यों में संलग्न है, ग्रामोत्थान संस्थान से जुड़े हुए हैं। शक्तावत जी, मैंने जब नौकरी के दौरान मैंने मेरी पीएचडी करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर अभी डीलिट राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। उसका विषय था गवर्नेंस एंड ग्रोथ, कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करके ग्रोथ कैसे किया जा सकता है। और उसमें ये पाया गया कि अगर शिक्षा की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए तो वो बहुत बड़ा एक मोमेंटम देता है। जैसे केरला का एग्जांपल ले लीजिए या दिल्ली का ले लीजिए, जहाँ जहाँ भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो शुरुआत मैंने 93 में ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर से की थी, उसी के कंटिन्यूशन में करीब 2000 के आसपास जयपुर में जो स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनी, उसमें भी इंडायरेक्टली मैं जुड़ा हुआ था। और फिर रिटायरमेंट के बाद जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना की गई। और अभी मैं डायरेक्टली 3 कैरियर फाउंडेशन स्कूल्स हैं नागौर, बीकानेर, जयपुर, विवेक टेक्नो स्कूल्स के नाम से। तो नॉर्मल सीबीएसई स्कूल के साथ साथ इस तरह की पढ़ाई होती है, वो आंध्रा का नारायणा मॉडल है, उसका फ्रेंचाइजी है, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि 6ठी क्लास ऑनवर्ड्स बालक का आईक्यू कैसे बढ़ाया जाए, जॉब ओरिएंटेड तालीम कैसे दी जाए और इंटेलिजेंस कैसे इंप्रूव की जाए, आईटी से वो आईटी फ्रेंडली हो। राजस्थान जैसे प्रांत में जहाँ बिजली की, पानी की, एनवायरनमेंट की सभी चैलेंजेस हैं, विकास का रास्ता यही हो सकता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो फिर वो लोग यहाँ भी रोजगार जनरेट करेंगे, बाहर कहीं जाना चाह सकते हैं। डब्ल्यूटीओ आने से पहले एक चैलेंज था कि भाई सारे भारत के आदमी तो अफसर बन नहीं सकते, मगर अब यह है कि अगर आपका मैन पावर क्वालिफाइड है तो वर्ल्ड में कहीं भी जाके वो क्वालिटी वर्क कर सकता है। ग्लोबल विलेज हो गया। तो जैसे सिलिकॉन वैली में अपने भारतीय बहुत काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा डोमेन है कि शिक्षा के माध्यम से हमारे यूथ का फ्यूचर बेटर बनाया जा सकता है। हमारे बच्चे बाहर भी निकल रहे हैं। जैसे मुझे पता चला कि सीकर जिले की एक शख्स है जो अक्षय पात्रा फाउंडेशन में ग्लोबल प्रेसिडेंट है, बार्कलेज बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है, वो निवाई के पास के हैं। तो एक एक्सपोजर तो है ही। एचएसबीसी के जो साउथ एशिया हेड है वो पाली के हैं जी, इस तरह की। तो उसके लिहाज से आप अब बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो इंटरनेशनल उनका एक्सपोजर जी, मतलब बच्चे की फाउंडेशन लैंग्वेज की, आईक्यू की, मेंटल एबिलिटी की, मैथमेटिक्स की, वो स्ट्रॉन्ग की जाए। अभी जो वर्तमान यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि अगर हम मैथ्स और लैंग्वेज मजबूत कर दें तो करियर के हिसाब से एज अ मैनेजर ऑल्सो पर्सन विल बिकम। ये जो विवेक टेक्नो स्कूल्स हैं इनमें इसी पहलू पे ध्यान दिया जाता है। काफी यूथ हमारे देख रहे हैं जो अभी रोजगार की तैयारी कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, आप स्टूडेंट लीडर रहे, लेक्चरर रहे, आरएस अधिकारी रहे, आईपीएस ऑफिसर रहे और डीसी रहे, आप आईपीएस के बतौर आईपी में रहे। आप उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह फोकस करें, किस तरह से वो अपने आप को ठीक करें? मैं ये कहूंगा कि वो अपना समय ज्यादा सोशल मीडिया पे जाया नहीं करें, नशे से दूर रहें, कठिन परिश्रमी बने, नेगेटिव नहीं सोचें, पॉजिटिव सोचें कि पूरा वर्ल्ड आपको अवेलेबल है। अगर हम क्वालिफाइड हैं, कठिन परिश्रमी हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं, तो भारत के यूथ के विकास को कोई नहीं रोक सकता। आपने नशे की बात की। हमारे ही राजस्थान में, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में एक बड़ा अभियान चला अफीम के खिलाफ, अफीम मुक्ति आंदोलन। लेकिन अभी पता चलता है कि वहां पे ड्रग्स बड़ी तादाद में अवेलेबल है, खासतौर पर एक एमडी का जिक्र आता है और यूथ उसकी तरफ बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो नागौर हो, चाहे बीकानेर हो, सिरोही हो, जालौर हो, जैसलमेर।
हमने नागौर में एक प्रोग्राम किया था जिसमें नारायण सिंह जी मानकलाव को भी बुलाया था, जो नशा मुक्ति का काम करते हैं। और इसमें मैं यूं कहूंगा कि ये जो अशुरी प्रवृत्तियों के खिलाफ जो संघर्ष है, वो एक कांस्टेंट वॉर है। मतलब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वन टाइम आपने कर लिया फिर समस्या खत्म हो गई। वो क्यों कि मानव जाति में जो भौतिक साधन है वो तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, इनहेरिट होते हैं। लेकिन जहां तक संस्कार का सवाल है, वैल्यूज का सवाल है, आचरण का सवाल है, एटीट्यूड का सवाल है, मूल्यों का सवाल है, वो हर पीढ़ी को अपने डेवलप करने पड़ेंगे, इवॉल्व करने पड़ेंगे। और ये नशा या डेविएशन एक कांस्टेंट चैलेंज मनुष्य जाति का रहेगा। तो इसलिए वर्तमान का जो चैलेंज है, एमडी का कह लीजिए, नशे का कह लीजिए, बीड़ी सिगरेट का कह लीजिए, गुटखा भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो कांस्टेंट सोशल विजन, पेरेंटल केयर एंड गवर्नमेंटल सपोर्ट, तीनों चलेगा। अच्छा, पिछले कुछ सालों से केराम साहब ये भी देख रहे हैं कि राजस्थान में जातीय आधार पर सेना शब्द के साथ में जातीय संगठन बन रहे हैं, जबकि सेना को लेकर के एक जब भी सेना की बात आती थी तो विचार आता था थल सेना का, जल सेना का, नौसेना का, वायुसेना का, प्रादेशिक सेना का। तो ये जो एक नया रास्ता है जिसकी तरफ यूथ बढ़ भी रहा है, लीडरशिप जो आ रही है क्रिमिनल माइंडसेट की लीडरशिप आ रही है, तो उनकी तरफ जो नौजवानों का रुझान बढ़ रहा है, इसको आप एज एन ऑफिसर, लेक्चरर या लेमैन किस तरह से देखें? सकतो साहब, सबसे पहली चीज तो ये कि अब ये जातीय सेना या जातीय संगठन अपने आप में एक तरह से इलॉजिकल हो गया। कहने का मतलब है कि आप चाहे किसी जाति में जन्म लिया हो, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप सोल्जर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप थिंकर बन सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं। तो प्रैक्टिकली वो जो कास्ट डिजाइन है कि उस घर में पैदा हुए तो वही काम करेंगे, वो तो अब रहा ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ही घर में 5 भाई हैं, एक बिजनेसमैन है, एक इंटेलेक्चुअल है, सभी अलग 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 हैं, तो वो तो इरेलीवेंट हो गया। और कास्ट आधारित यूनियन या बहुत ज्यादा उससे कोई देश विकास में मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि जब मैं घर से रवाना होता हूँ, ट्रैफिक कांस्टेबल मिलता हुआ अलग कम्युनिटी का, बाजार में जाता हूँ दूसरा मिलेगा, वकील के पास जाऊंगा अलग कम्युनिटी का होगा, टीचर के पास जाऊंगा अलग होगा। तो अगर हम विकास के नजरिए से देखें या लॉजिकल देखें, तो हमें उससे ऊपर उठकर मानव मानव से संपर्क करना पड़ेगा, सब भारतीयों को बराबर लेना पड़ेगा। देश से बाहर जाएंगे तो जो गैर भारतीय उनको भी समायोजित करना पड़ेगा, वही बेटर रास्ता है। आपने एक बात बताई कि संघर्ष के दौर से निकलते हैं तो जिंदगी और खूबसूरत होती है, लेकिन कई क्षण ऐसे होते हैं जब मन में टीस होती है और कई ऐसे होते हैं जो उत्साहित भी करते हैं। ऐसा कौन सा क्षण रहा जहां पे केराम साहब कमजोर पड़े हो मन से? उसमें सर यूं कहेंगे कि जब भी आपको चैलेंज आता है तो ऑब्वियसली माइंड में 2 तरह के पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं कि ये तो आप डिप्रेसिव विड्रॉल सिम्टम में चले जाएं या उसको विद ग्रेटर विगर चेज करें। तो विद ग्रेटर विगर परस्यूट को मैं रिकमेंड करूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे साथ जब ये हुआ, NACN के हिट लिस्ट पे आया, तो हमने इंश्योर किया कि भाई कुछ भी हो, अगर NACN हम पे वार करता है तो वार तो कर सकते हैं, लेकिन बराबर गोली हमारी भी चलनी चाहिए। शहीद उनके ज्यादा होंगे, हमारे होंगे, वो कोई बात नहीं, मतलब पीछे नहीं हटना है। और सेम वे जब ग्रामोद्धार विद्यापीठ की स्थापना की तो शुरू में कॉपरेशन नहीं मिला, गाड़ी थोड़ी टाइट हो गई, अगर उससे बराबर जूझे। तो मेरा जीवन का यही तजुर्बा है और यही सलाह है कि जहां भी ऑप्शंस हैं, इनफैक्ट बाहरी जो स्टिमुलस है वो कोई ज्यादा खराब नहीं होता है। हमारा नजरिया तय करता था कि हम उसको चैलेंज मान के विड्रॉ कर जाते हैं या उसको अपॉर्चुनिटी मान के फाइट आउट करते हैं। तो फाइट आउट की स्पिरिट जो है वो मनुष्य को मजबूत बनाती है और लॉजिकल ऑप्शन है। और सुकून की चीजों में मिला खास डेफिनेटली सुकून जो है, ये मनुष्य का नेचर आपने देखा होगा, छोटा बालक जब उसको चैलेंजिंग काम देते हैं तो वो उसमें ज्यादा उत्साह दिखाता है। तो ये मनुष्य का इनबिल्ट नेचर है कि चैलेंज को
फेस करना, ओवरकम करना और फिर सेटिस्फेक्शन करना। ह्यूमन साइकोलॉजी फ्रॉम चाइल्डहुड ये है कि यू मस्ट हैव ए गोल, देन यू मस्ट स्ट्राइव फॉर द गोल एंड देन यू मस्ट अचीव इट एंड आफ्टर अचीविंग यू मस्ट फील सेटिस्फाइड। दैट्स द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फेक्शन। चाहे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है या कोई ठेके की बिडिंग कर रहा है या छोटे छोटे अपन सुडोकू करते हैं, सुडोकू में भी आनंद तभी आता है जब हमारा सुडोकू हो जाता है और ज्यादा चैलेंजिंग सुडोकू होता है, यू फील मोर इलाइटेड। सो चैलेंज शुड बी टेकन। जब चुनाव थे तब ये माना जा रहा था कि केराम साहब या तो नागौर से एमपी के कैंडिडेट होंगे। दूसरी बार बात आई थी जब खींवसर में उपचुनाव था, तब भी ये माना जा रहा था कि केराम साहब कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते। दोनों टाइम में, मैं 2014 में रिटायर हुआ तब से लेके ये पॉसिबिलिटीज बनी, लेकिन अल्टीमेटली पार्टीज अपना निर्णय करती है, किसी आधार पे एक टिकट देती है, तो उस कारण से उनके अपने अपने चॉइसेस हैं। अगर वो मौका मिलता है सदन में जाने का, चाहे ऊपरी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में या विधानसभा में, तो क्या पहली प्रायोरिटी क्या होगी केराम साहब की बतौर जनप्रतिनिधि? अभी देखिए, जो तुरंत तो अपने नवंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो उसके लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक से टच में है, तो इमीडिएट गोल तो वही हुआ। कहाँ से? खींवसर? नागौर प्रॉपर। नागौर से जी। और कोई अलग से जो आपको लगता है कि ये काम छूट गया जिसको जल्दी पूरा करना चाहिए? दूसरा लक्ष्य जो खाली मेरा भी नहीं, मैं सभी लोगों को कहूंगा कि जो 50 के बाद में हर मनुष्य का हेल्थ जो है वो एक चैलेंज बनता है। तो हेल्थ को या तो आप दवाई खा के मैनेज कर लो, और या जो है उसको सिस्टम को बेटर इंप्रूव करके कर लो। तो अभी हमने प्राकृतिक चिकित्सालय में कुछ दोस्तों के साथ एक कोर्स किया और धीरे धीरे रियलाइज किया कि अगर आप डेली रूटीन एक्सरसाइज, डाइट पे कंट्रोल, व्यायाम, प्राणायाम, वो अगर किया जाए जो प्राचीन अपना भारतीय पद्धति है, तो स्वास्थ्य और पॉजिटिविटी वो बढ़ाया जा सकता है, और वो एक प्रचार करने लायक फील्ड मेरे को नजर आया। अब उस पे भी आप काम करना जी चाहिए। जी, आई एम वर्किंग ऑन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए। तो ये थे केराम, जो लेक्चरर रहे, आरएस अधिकारी रहे, आईपीएस रहे, मणिपुर के डीजी रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में कई राज्यों में स्थापित रहे, और अब शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम घट रहे हैं। आप देख रहे थे सिविल लाइन्स और देखते रहिए थिंक 360।